नसबंदी साल 1976 की बात रही होगी। उन दिनों मैं मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सर्जरी विभाग में सीनियर रेजिडेंट के पद पर काम कर रहा था। देश में इमरजेंसी का दौर चल रहा था। नसबंदी ऑपरेशन का कोहराम मचा हुआ था। हम सभी डॉक्टरों को नसबंदी करने का टारगेट दे दिया गया था और इसे दूसरे सभी ऑपरेशनों के ऊपर प्राथमिकता देने का भी निर्देश था। टारगेट पूरा नहीं होने पर तनख्वाह और प्रमोशन रोकने की चेतावनी दे दी गई थी। हम लोगों की ड्यूटी अक्सर गांवों में कराए जा रहे नसबंदी कैंपों में भी लग जाती थी। कैंप के बाहर सरकारी स्कूलों के मुलाजिमों की भीड़ लगी रहती थी। उन्हें लोगों को नसबंदी कराने के लिए बढ़ावा देने का काम दिया गया था और तय कोटा नहीं पूरा करने पर उनकी नौकरी पर भी खतरा था। कोटा पूरा करने के मकसद से वे बूढ़ों को भी पटा कर लाने में नहीं हिचकते थे। वहां लाए गए लोग कुछ तो बहुत कम उम्र के नौजवान रहते थे, जिनका ऑपरेशन करने में गड़बड़ी हो जाने का डर बना रहता था। कैंप इंचार्ज आमतौर पर सिविल सर्जन रहा करते थे। मरीजों से हमारी पूछताछ उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। बुजुर्ग मुलाजिमों की हालत बहुत खराब थी। उनसे यह काम नहीं हो पाता था, लेकिन रिटायरमेंट के पहले काम न कर पाने के लांछन से अपने को बचाए रखना भी उनके लिए जरूरी रहता था। वे इस जुगाड़ में रहते थे कि अगर कोई मरीज खुद स्वयं टपक पड़े तो उसके प्रेरक के रूप में अपना नाम दर्ज करवा ले या कोटा पूरा कर चुके दूसरे मुलाजिम की मिन्नत करने से शायद काम बन जाए। एक दिन एक देहाती बुजुर्ग एक नौजवान को दिखाने लाए। उस नौजवान का नाम रमेश था और उम्र 20-22 साल के आसपास रही होगी। उसे वे बुजुर्ग अपना भतीजा बता रहे थे। उसे हाइड्रोसिल की बीमारी थी। ये बीमारी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन ऑपरेशन किया जा सकता था। वे बुजुर्ग ऑपरेशन कराने पर बहुत जोर दे रहे थे, इसलिए यूनिट इंचार्ज के आदेशानुसार उसे भर्ती कर लिया गया। ऑपरेशन से पहले की जरूरी जांच की प्रक्रिया पूरी की गई और 4 दिनों के बाद उसके ऑपरेशन की तारीख तय की गई। इस तरह के छोटे ऑपरेशनों की जिम्मेदारी मेरी रहती थी। ऑपरेशन के 2 दिन पहले वे बुजुर्ग चाचा मुझे खोजते हुए मेरे घर तक पहुंच गए। मिठाई का एक पैकेट भी वे अपने साथ लाए थे, जिसे मैंने लेने से साफ तौर पर मना कर दिया और उन्हें जाने को कहा। फिर भी वे बैठे रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, रमेश को 3 बच्चे हो चुके हैं, इसलिए वे नसबंदी करवा देना चाहते हैं। जाते जाते उन्होंने रमेश से इस बात का जिक्र नहीं करने की बात कही। वजह, उसे नसबंदी से डर लगता है। मेरे ही कहने पर की इजाजत के लिए तो उसे दस्तखत करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि कागज उन्हें दे दिया जाए, वे उसे समझा कर करा लेंगे। ऑपरेशन कामयाब होने पर वे मेरी सेवा से पीछे नहीं हटेंगे। मैंने उन्हें घर से बाहर करते हुए दरवाजा बंद कर दिया। एक दिन रात को अस्पताल से लौटते समय रास्ते में मुझे रमेश सिगरेट पीता हुआ दिखाई दे गया। देखते ही उसने सिगरेट फेंक दी। सिगरेट न पीने की नसीहत देने के ख्याल से मैंने उसे सिगरेट से होने वाले नुकसानों को बताते हुए कहा कि अपने 3 बच्चों का ख्याल करते हुए वह इस लत को तुरंत छोड़ दे। हैरान होते हुए उसने पूछा, कौन से 3 बच्चे, तुम्हारे और किसके? मेरे इस जवाब को सुनकर वो हैरान रह गया और फिर बोला, डॉक्टर साहब, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, फिर बच्चे कहाँ से आ गए? अभी तो 6 का हुआ है और 6 महीने बाद शादी होने वाली है। इसीलिए चाचा को मैंने अपनी बीमारी के बारे बताया था तो वे यहाँ लेते आए। अब मेरे चौंकने की बारी थी। उसकी बातों को सुनकर मुझे दाल में कुछ काला लगा और इस राज को जानने की इच्छा होने लगी। मेरे पूछने पर रमेश ने अपने परिवार का पूरा किस्सा सुनाया। वे लोग गांव के बड़े किसान हैं। उन लोगों की तकरीबन 20 एकड़ जमीन है। ये चाचा उसके पिता के, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, सबसे बड़े भाई हैं। बीच में 4 बुआ भी हैं, जो अपने अपने घर में हैं। चाचा के 4 लड़के हैं। सबकी शादी, बाल बच्चे सब हैं। रमेश अपने पिता की अकेली औलाद है। बचपन में ही उसके पिता ट्रैक्टर हादसे में मारे गए थे। वे सभी संयुक्त परिवार में रहते हैं। चाचा और चाची उसे बहुत मानते हैं। पढ़ा लिखा कर मजिस्ट्रेट बनाना चाहते थे, लेकिन इम्तिहान में 2 बार फेल हो जाने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और खेतीबाड़ी में जुट गया। चाचा ही घर के मुखिया हैं। गांव में उनकी धाक है। पूरी बात सुनकर मेरा
कौतूहल और बढ़ गया कि आखिर इस लड़के की वे शादी के पहले ही नसबंदी क्यों कराना चाहते हैं। कुछ सोचते हुए मैंने उससे पूछा, तुम्हारे हिस्से में कितनी जमीन आएगी? थोड़ा सकपकाते हुए उसने बताया, तकरीबन 10 एकड़। पूछने में मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी पूछ ही लिया। मान लो तुम्हें बाल बच्चे न हो और मौत हो जाए तो वह हिस्सा कहाँ जाएगा? थोड़ी देर सोचने के बाद वह बोला, फिर तो वह सब चाचा के ही हिस्से में जाएगा। मेरे सवालों से वह थोड़ा हैरान था और जानना चाहता था कि यह सब क्यों पूछा जा रहा है। बात टालते हुए सवेरे अस्पताल के अपने कमरे में अकेले आने को कहते हुए मैं आगे बढ़ गया। रोकते हुए उसने कहा, चाचा जरूरी काम से गांव गए हैं। वजह, गांव में झगड़ा हो गया है। मुखिया होने के नाते उन्हें वहां जाना जरूरी था। कल शाम तक वे आ जाएंगे। अगर कोई खास बात है तो उनके आने का इंतजार मैं कर लूं क्या? तब तो और भी अच्छी बात है। तुम्हें अकेले ही आना है, कहते हुए मैं चल पड़ा। इस पूरी बातचीत से मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि इसके चाचा ने एक गंदे खेल की योजना बना ली है। वो इसे बेऔलाद बनाकर आने वाले दिनों में इसके हिस्से की जायदाद को अपने बेटों के लिए रखना चाहता है। मैंने ठान लिया कि मुझे इस नाइंसाफी से इसे बचाना होगा। साथ ही मैं संयुक्त परिवार में एक नए महाभारत का सूत्रपात भी नहीं होने देना चाहता था। सवेरे अस्पताल में मेरे कमरे के आगे रमेश मेरे इंतजार में खड़ा था। मैंने दोबारा जांच का नाटक करते हुए उसे बताया, अभी तुम्हें ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। इसमें नस इतनी सटी हुई है कि ऑपरेशन करने में उसके कट जाने का खतरा है। साथ ही तुम्हारे खून की रिपोर्ट के मुताबिक खून ज्यादा बहने का भी खतरा है। इतना छोटा हाइड्रोसिल दवा से ठीक हो जाएगा और अगर तुम्हारे चाचा ऑपरेशन कराने के लिए फिर किसी दूसरे अस्पताल में तुम्हें ले जाएं, तो हरगिज मत जाना। इस नसबंदी के दौर में तुम्हारा भी शिकार हो जाएगा। झूठ का सहारा लेते हुए मैंने उससे कहा, शादी के बाद भी कई बार छोटा हाइड्रोसिल अपने आप ठीक हो जाता है। दवा का ये पुर्जा लो और चुपचाप तुरंत भाग जाओ। बस से तुम्हारे गांव का 2 घंटे का रास्ता है। उसे जाते हुए देखकर मुझे तसल्ली हुई। बात आएगी हो गई। प्रमोशन पाते हुए विभागाध्यक्ष के पद से साल 2003 में रिटायर होने के बाद मैं अपने निजी अस्पताल के जरिए मरीजों की सेवा में जुड़ गया था। एक दिन एक बूढ़े होते आदमी एक बूढ़ी औरत को दिखाने के लिए मेरे कमरे में दाखिल हुआ। बूढ़ी औरत सफेद कपड़ों में तुलसी की माला पहने हुए साध्वी सी लग रही थी। अपना परिचय देते हुए उस आदमी ने 28 साल पहले की घटना को याद दिलाया। सारा घटनाक्रम मेरी आंखों के सामने तैर गया और आगे की घटना जानने की उत्सुकता जाग गई। रमेश ने बताया कि अस्पताल से जाने के बाद चाचा ने उसका ऑपरेशन कराने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन नहीं करवाने की उसकी जिद के आगे उनकी एक न चली। चाचा उसको बराबर अपने साथ रखते थे। शादी के पहले उसके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ था। भागकर उसने किसी तरह जान बचा ली। हल्ला था कि यह हमला चाचा ने ही करवाया था। 4 साल बाद ही चाचा की किसी ने हत्या कर दी थी। वे राजनीति में बहुत उलझ गए थे। उन्होंने बहुतों से दुश्मनी मोल ले ली थी। उन दिनों उस गांव में लगने वाले नसबंदी कैंपों में मुझे कई बार जाने का मौका मिला था। मुझे वह गांव बहुत अच्छा लगता था। खुशहाल किसानों की बस्ती थी, खूब हरियाली थी, सारे खेत फसलों से लहलहाते रहते थे। इसलिए मैंने रमेश से वहाँ का हाल पूछा। उसने कहना शुरू किया, वह अब गांव नहीं रहा, छोटा मोटा शहर बन गया है। पहले बारिश अनुकूल रहती थी, अब मौसम बदल गया है। सरकारी सिंचाई की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। पंप है तो बिजली नहीं। जिस किसान के पास अपना जनरेटर पंप जैसे सभी साधन है, उसकी पैदावार ठीक है। खेती के लिए मजदूर नहीं मिलते, सब गांव छोड़ रहे हैं। उग्रवाद का बोलबाला हो गया है। उनके द्वारा तैलेवी देकर छुटकारा मिलता है। जो थोड़े अमीर हैं, वे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं और फिर वे किसी शहर में भले ही छोटी मोटी नौकरी कर लें, लेकिन गांव आना नहीं चाहते। हैरानी जताते हुए मैंने कहा, मुझे तो तुम्हारा गांव इतना अच्छा लगा था कि मैंने सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद वहीं जाकर बसूंगा। ये सुनते ही रमेश चेतावनी देने की मुद्रा में बोला, भूल कर भी ऐसा नहीं करे सर।
डॉक्टरों के लिए वह जगह बहुत ही खतरनाक है। ब्लॉक अस्पताल तो पहले से था ही, बाद में रेफरल अस्पताल भी खुल गया। शुरू में सर्जन, लेडी डॉक्टर सब आए थे, पर माहौल ठीक नहीं रहने से अब कोई आना नहीं चाहता है। जो भी डॉक्टर आते हैं 2-4 महीने में बदली करवा लेते हैं या नौकरी छोड़कर चल देते हैं। सर्जन लोगों के लिए तो फौजदारी मामला और भी मुसीबत है। इंजरी रिपोर्ट मनमाफिक लिखवाने के लिए उग्रवादी डॉक्टर को ही उड़ा देने की धमकी देते हैं। वहाँ धन का कोई डॉक्टर नहीं है। 2 झोला छाप डॉक्टर हैं जो अंग्रेजी दवाओं से इलाज करते हैं। हम लोगों को तब बहुत खुशी हुई थी जब हमारे गांव के ही एक परिवार का लड़का डॉक्टरी पढ़कर आया था। उसकी पत्नी भी डॉक्टर थी। दोनों में ही सेवा का भाव बहुत ज्यादा था। सबसे ज्यादा सुविधा औरतों को हो गई थी। 2 साल में ही उनका बहुत नाम हो गया था। माँ तो उनकी पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी और बाद में पिता भी नहीं रहे। जमीन बेचकर अपने माता पिता की याद में एक अस्पताल भी बनवा रहा था, लेकिन उनसे भी लेवी की मांग शुरू हो गई तो वे औने पौने दाम में सब बेचकर विदेश चले गए। शहर के नजदीक इतने अच्छे गांव को भी चिकित्सा सुविधा की कमी का दंश झेलने की बात सुनकर सिवा अफसोस के मैं और कर क्या सकता था। बात बदलते हुए मैंने कहा, अच्छा घर का हाल बताओ। उसने बताया, चाचा के जाने के बाद घर में कलह बहुत बढ़ गई थी। हम लोगों के हिस्से की कमाई भी वे ही लोग उठा रहे थे, इसलिए वे जायदाद का बंटवारा नहीं चाहते थे। मेरे मामा वकील हैं, उनके दबाव से बंटवारा हुआ। चाचा ने धोखे से माँ के दस्तखत के कुछ दस्तावेज भी बनवा लिए थे। उसके आधार पर मेरे हिस्से में कम जायदाद आई। माँ अब तक आंखें बंद करके सुन रही थी, लेकिन अब चुप्पी तोड़ते हुए वे बोली, हाँ डॉक्टर साहब, वे मेरे पिता के समान थे। वे भी बेटी की तरह मानते थे। बैंक के कागज, लगान के कागज, तो कभी कोई सरकारी नोटिस आता रहता था। मैं मैट्रिक पास हूँ, फिर भी मैं उनकी इज्जत करते हुए जहाँ वे कहते दस्तखत कर देती थी। कब उन्होंने उस दस्तावेज पर दस्तखत करवा लिए पता नहीं। मैंने अपने बेटे को उस समय शांत रखा, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। उसे बराबर समझाती थी कि संतोष धन से बड़ा कुछ नहीं होता है तो वह मेरा ही परिवार, लेकिन कहने में दुख लगता है कि चारों बेटे थोड़े भी सुखी नहीं हैं। पूरे परिवार में दिन रात कलह रहती है। उनमें भी आपस में बंटवारा हो गया है। उनकी खेती गृहस्थी सब चौपट हो गई है। उनका कोई बाल बच्चा भी काम लायक नहीं निकला। एक पोता राशन की कालाबाजारी के आरोप में जेल में है, वहीं एक घर से भागकर उग्रवादी बन गया है। कहने में शर्म आती है कि एक पोती भी घर से भाग गई। मुझे कोई बैर नहीं है उनसे, मैं उनके परिवार के अभिभावक का फर्ज निभाती हूँ। जो बन पड़ता है हम लोग बराबर मदद करते रहते हैं। सबसे छोटा बेटा जो रमेश से 2 साल बड़ा है, हम लोगों से बहुत सटा रहता था। वो BA तक पढ़ा भी। उसको हम लोगों ने खेतीबाड़ी के सामान की दुकान खुलवा दी है। फिर उन्होंने मुझे नसीहत देते हुए कहा, डॉक्टर साहब, सुखी रहने के लिए 3 बातों पर ध्यान देना जरूरी है। कभी भी किसी का हक नहीं मारना चाहिए। दूसरे का सुख छीनकर कभी कोई सुखी नहीं हो सकता। दूसरी बात, किसी दूसरे का न तो बुरा सोचो और न बुरा करो। और तीसरी बात है स्वस्थ जीवनचर्या का पालन। सेहतमंद आदमी ही अपने लिए, समाज के लिए और देश के लिए कुछ कर सकता है। इतना कहकर वे चुप हो गईं। हाइड्रोसिल के ऑपरेशन के बारे में मेरे पूछने पर रमेश ने बताया कि अभी तक उसने नहीं करवाया है, लेकिन अब करवाना चाहता है। पहले धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन पिछले 2 साल में बहुत बड़ा हो गया है। उसके 3 बच्चे भी हैं, एक बेटा और 2 बेटी। सभी सेटल कर चुके हैं। बेटा एग्रीकल्चर पास करके उन्नत वैज्ञानिक खेती में जुट गया है। पत्नी का बहुत पहले ही ऑपरेशन हो चुका है। फिर हंसते हुए वह बोला, अब नस कट जाने की भी कोई चिंता नहीं है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल से मेरे बारे में जानकारी लेकर अपनी माँ को दिखाने वह यहाँ तक पहुँच पाया है। उसकी माँ तकरीबन 70 साल की थी। उन्हें पित्त में पथरी थी, जिसका ऑपरेशन कर दिया गया। छुट्टी होने के बाद माँ बेटा धन्यवाद देने मेरे कमरे में दाखिल हुए। रमेश ने अपने ऑपरेशन के लिए समय तय किया।
फिर उस समय ऑपरेशन न करने और उस तरह की कड़ी हिदायत देने की वजह जानने की जिज्ञासा प्रकट की। मैंने कहा, तो सुनो, तुम्हारे चाचा उस ऑपरेशन के साथ तुम्हारी नसबंदी करने के लिए मुझ पर दबाव डाल रहे थे, काफी पैसों का लालच भी दिया था। उन्होंने मुझे गलत जानकारी दी थी कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं। उस शाम तुमसे बात होने के बाद मुझे अंदाजा हो गया था कि उनकी नीयत ठीक नहीं थी। वे तुम्हें बेऔलाद बनाकर तुम्हारे हिस्से की जायदाद को हड़पने की योजना बना रहे थे। मेरी बात सुनकर दोनों ही सन रह गए। माताजी तो मेरे पैरों पर गिर पड़ी। डॉक्टर साहब, आपने मेरे वंश को बर्बाद होने से बचा लिया। मैंने उन्हें उठाते हुए कहा, बहन जी, आप मेरे से बहुत बड़ी हैं। पैर छू कर मुझे पाप का भागी न बनाएं। मुझे खुशी है कि एक डॉक्टर की सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का मुझे मौका मिला और आपके आशीर्वाद से मैं कामयाब हो पाया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।